बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 और 2 करने के बाद मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 6 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम लोग अगर इस चैप्टर 6 को और 7 को पढ़ लेते हैं तो बीच के जो चैप्टर्स हैं या इनका कंटेंट है हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि हमें एक आइडिया हो जाएगा डेटाबेस की क्रिएशन वगैरह कैसे होती है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो स्किप हुए हुए चैप्टर्स हैं उनको स्टडी कर लेंगे तो हमारे लिए उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब डेटाबेस को क्रिएट कर दिया जाता है, डेटाबेस की क्रिएशन के बाद आप अगर डिफाइन करते हैं डेटाबेस को, हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा, या अगर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो गया है, जो भी आपने काम करवाना था उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवा दिया, अपडेट करवा दिया, डिलीट करवा दिया, व्यू करवा लिया, ये सारा कुछ होने लग गया। अब आपके पास एक डेटाबेस ऐसी बन चुकी है जो कि डाटा कंटेन करती है। अब अगला जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि आप अपनी डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं या किस एस्पेक्ट से आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब उस डाटा की कलेक्शन को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो कैसे करना पड़ेगा? उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्वेरी करनी पड़ती है। क्वेरी या क्यूरी, इसका क्या मतलब है? किसी को आइडिया जी? आप गूगल में क्वेरी करते हैं, इट मीन्स कि आप गूगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे ही है ना? आप क्वेश्चन ये पूछते हैं जी, हाउ टू प्रोग्राम इन सी। ठीक है, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चंस आप सर्च इंजन से पूछते हैं और गूगल का क्या काम होता है? उसके पास जो डेटा स्टोर्ड है उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। अब देखें, फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने एक बात को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन साइकिल होता है। आपने बीएसआईटी वालों ने स्पेशली इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ा है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आप अपनी जो सिस्टम है, आप डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं। तो डाटा की प्रोसेसिंग के साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आईसीटी पे भी हम लोगों ने इन चीजों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डाटा क्या है, प्रोसेस कैसे करते हैं और वो इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इंफॉर्मेशन साइकिल की हम लोगों ने बात कर ली है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक डेटाबेस बना ली और उस डेटाबेस में हम लोगों ने डाटा को स्टोर किया हुआ है। अब वो जो स्टोर्ड डाटा है उससे हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? जाहिर बात है कि हमें उस डेटाबेस को के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और इस इंटरेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लॉजिक वगैरह क्रिएट करने के लिए, हम लोग सी शार्प, सी प्लस प्लस, पीएचपी, जावा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए भी हमें एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी और उस लैंग्वेज को कहा जाता है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप अपने डेटाबेस से
सवाल पूछते हैं और उस क्वेरी का रिटर्न जवाब आता है, उसका कुछ आंसर। अब हमें पता है कि डेटाबेस को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हम 4 ऑपरेशंस या 4 एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जब भी हम लोग डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं। या तो हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, या किसी चीज को हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है, या किसी चीज को रीड किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा। तो मैंने बात की थी कर्ड ऑपरेशन या क्रड ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस के अंदर। आपकी डेटाबेस में कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा जो इन चारों से बाहर हो। अगर कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो अल्टीमेटली इन चारों में से किसी एक कैटेगरी के अंदर वो फॉल करता होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है और ये क्या चीज है। स्लाइड में इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और रिलेशन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज को। इसके अलावा हम लोग ये जो कर्ड ऑपरेशंस हैं ये हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटाबेस लैंग्वेज। और हम लोग डेटाबेस से सवाल पूछने के लिए, क्वेरीज को पूछने के लिए, क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या फायदा होता है इसका कि आपकी जो एफर्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है और बहुत ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्सेस वगैरह उसके अंदर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, आपको रिजर्व वर्ड्स का बहुत स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करना पड़ता है। इस लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स होते हैं लेकिन इंग्लिश लाइक हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं हमारे लिए इसको यूज करना। और ये सिंटैक्स स्पेसिफिक नहीं होते, आपके पास ऑप्शनल चीजें होती हैं, आपके पास बहुत ही कम एरर आते हैं अगर आप क्वेरीज को लिखते हैं। सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं आपकी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप रिजर्व वर्ड को कैपिटल में लिखते हैं या स्मॉल में लिखते हैं आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड सो ऑन। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, अगली हमारे पास एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की टाइप्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड। वो कैटेगरीज क्या क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कैटेगरी है या एक टाइप है, उसको कहा जाता है DDL। इसके बाद नेक्स्ट इज DML। इसके बाद नेक्स्ट DCL। और इसके बाद चौथी और आखिरी TCL। ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं या 4 टाइप्स हैं एसक्यूएल की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि DDL क्या होता है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से हमें पता चल रहा है कि डेटा को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। आप डेटा को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डेटा को डिफाइन करने का क्या मतलब है, आप मेटा डेटा का स्ट्रक्चर सेट करेंगे। कोई मुझे बता सकता है मेटा डेटा क्या है? एनीवन? मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन सर।
एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन, या इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा अबाउट, ठीक है। मेटा डाटा को हम लोग लिख रहे होते हैं। मेटा डाटा में क्या क्या चीजें आती हैं, अब देखिए आप किसी भी चीज की डेटाबेस बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको मेटा डाटा सेट करना पड़ेगा। और मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा। इट मींस कि आपकी डेटाबेस में कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, उन एंटिटीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप्स क्या क्या होंगी, उन एट्रीब्यूट्स की लेंथ कितनी अलाउड होगी, एंड सो ऑन। क्लियर है जी? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप पूरी की पूरी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज या टेबल्स इन्वॉल्व होंगे, आपके पास फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और उसके अंदर डाटा कैसे कैसे हैंडल करना होगा। क्लियर है जी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज? यस सर। फाइन। नेक्स्ट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप क्या कर रहे हैं? डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन मींस कि आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब उस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप डाटा के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, या तो आप कोई डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे, या अपडेट कर रहे होंगे, या डिलीट कर रहे होंगे, या रीड, और इन अदर वर्ड्स इसको डेटा को सेलेक्ट किया जा रहा हो। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी चेंजेस आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड, वो DML के अंदर इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो CRUD ऑपरेशंस है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, क्या ये DDL का हिस्सा भी हो सकते हैं? यस सर, हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम टेबल्स वगैरह इसके अंदर बनाएंगे तो वो इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं इस बिल्कुल, तरह। हम और लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, बने हुए टेबल को रीड कर रहे हैं, बने बनाए टेबल को डिलीट किया जा रहा है, टेबल को अपडेट किया जा रहा है, डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें DDL के अंदर भी इन्वॉल्व होंगी। वेरी गुड। सो हमारे पास जो CRUD ऑपरेशंस हैं वो DDL में भी और DML में भी इन्वॉल्व। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आप डेटा को कंट्रोल करें, कंट्रोल इन अ सेंस कि आप अपने यूजर्स को हैंडल कर रहे हैं, ग्रुप्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको जो एक्सेस राइट्स मिले हुए हैं उनको हैंडल करें कि कौन सा डाटा किसको दिखाना है, उनके प्रिविलेजेस आप हैंडल। ठीक है, तो आप डाटा को जब हैंडल कर रहे होंगे, कौन सा डाटा किसको दिखाना है, कौन कौन सी चीजें एक यूजर को एक्सेस मिलनी चाहिए, किस यूजर को एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, यूजर्स की हैंडलिंग, ये सब कुछ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। सिमिलरली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है हमारे पास TCL। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं इसको हम लोग बाद में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग कह देते हैं कि हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को एक ऑपरेशन बना देते हैं, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। डिफरेंट स्टेप्स को एक ऑपरेशन बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बैंक की ट्रांजैक्शंस की बात होती है ना, डेली लाइफ में हम लोग सुनते हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शन की है, मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई, मेरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, मसला आ गया। लेट्स से कि बैंक में हम लोगों ने कुछ अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर, अब लेट्स से अकाउंट ए से आप अकाउंट बी में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, लेट्स से 10,000। अब इन अकाउंट्स का जो ट्रांसफर है या अमाउंट का ट्रांसफर है, ये बेसिकली दो स्टेप्स में डिवाइडेड होगा। आपको अकाउंट ए से 10,000 माइनस करना पड़ेगा, और अकाउंट बी में क्या करना पड़ेगा जी? ऐड करने होंगे। ऐड करना होगा। एग्जैक्टली तो आपको
10,000 ऐड करना होगा। तो ये दो डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर इन दोनों स्टेप में से कोई एक स्टेप परफॉर्म हो जाता है और दूसरा परफॉर्म नहीं हो पाता, तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सही नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों स्टेप्स को एक बॉडी या एक ऑपरेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं कि इन केस किसी एक स्टेप में कोई मसला आ जाता है तो हम पूरे के पूरे एक्शन को या पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, रोल बैक। डेली लाइफ में हम लोग बहुत बार देखते हैं, ये यूजुअली बैलेंस ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं या अकाउंट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये किया जाता है कि जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली परफॉर्म नहीं होती तो क्या होता है, उसकी अमाउंट रिवर्स हो जाती है, वापस आ जाती है, होता है ना ऐसे। तो ये सारा काम ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना होता है। सो टीसीएल स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल। फर्स्ट टाइप है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आप डाटा को डिफाइन करते हैं और डेटाबेस के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। नंबर 2 इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आप उस स्ट्रक्चर में डेटा को हैंडल करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या होगा हमारे पास कि आप अपने डाटा की एक्सेस किस किस यूजर को दे रहे हैं, यूजर को कैसे हैंडल किया जा रहा है, उनके प्रिविलेजेस क्या है, उनके एक्सेस राइट्स क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल। क्लियर है जी? अब अगर हम लोग स्लाइड में इन चीजों को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात की है। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और ये कुछ कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल। क्रिएट है, ऑल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रीनेम है। इनका यूज क्या है ये इंशाल्लाह जब हम लोग एसक्यूएल करना स्टार्ट होंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हमें आइडिया होने लग जाए। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम लोग यूजर्स की प्रिविलेजेस को ग्रांट करते हैं या उनसे प्रिविलेजेस को वापस ले लिया जाता है, रीवोक। ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, जो कि ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती होगी। ट्रांजैक्शंस को या तो कमिट किया जाएगा या रोल बैक करवा दिया जाएगा, उसको रिवर्स करवा। सो ये हमारे पास चार टाइप्स हैं एसक्यूएल। ठीक है। एसक्यूएल बहुत ज्यादा इजी है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम लोग कुछ रिजर्व वर्ड्स या रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप एसक्यूएल को हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है या क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी। अब अगर आप इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल देखें तो आप एक क्वेरी को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या काम करना है। आपके पास जनाब 1 मिनट है, आपने इस क्वेरी को रीड करना है और मुझे एक्सप्लेन करना है कि इस क्वेरी में काम क्या हो रहा है। मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगा। जिसको इस क्वेरी की समझ आ गई है प्लीज रेज हैंड करें। ओके, मोहसिन इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। जी मोहसिन अमीन, इस क्वेरी में क्या समझ आ रही है? ओके, मोहसिन लेफ्ट। समवन एल्स कोई बताएगा ये क्या चीज लिखी हुई है? क्रिएट टेबल स्टाफ, स्टाफ नंबर, varchar 5, last name varchar 15, salary decimal 7.2,
कुछ आइडिया हो रहा है जी? बेशक गलत बताएं, लेकिन बताएं जरूर। सर ये स्टाफ का एक टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये आगे उसमें स्टाफ नंबर नेम। स्टाफ नंबर उसमें ये कि वेरिएबल और कैरेक्टर होने चाहिए 5 तक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो क्वेरी है ये क्या काम कर रही है? क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट किया जा रहा है, टेबल का नाम होगा स्टाफ, और उस स्टाफ के टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टाफ नंबर है, उसकी डाटा टाइप गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है, यानी कि 5 न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। सिमिलरली लास्ट नेम 15 कैरेक्टर्स इसके अंदर अलाउड है। सैलरी डेसिमल 7.2, इसका मतलब है कि डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले 7 डिजिट्स और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे अलाउड होंगे। तो ये एक स्टाफ का टेबल बन रहा है। अब देखिए, आपको आइडिया नहीं है एसक्यूएल से रिलेटेड, लेकिन एक आपने क्वेरी को पढ़ा और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो आपको आइडिया हो गया कि इस क्वेरी में या इस स्टेटमेंट में क्या कहा। सिमिलरली अगर हम लोग क्वेरी नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या हो रहा है? जी मुकर्रम। सर इसमें स्टाफ का डाटा एंटर किया है, हाँ जी, वैल्यूज। डाटा एंट्री हो रही है। देखें, आप जब फॉर्म, कोई भी फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें डाटा लिखते हैं और जैसे ही अपने फॉर्म को सेव करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि टेबल एक बना बनाया है स्ट्रक्चर, और उस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है। अब इंसर्ट इनटू स्टाफ मींस के स्टाफ वाला जो टेबल आपने बनाया था उसमें डाटा इंसर्ट किया गया है, और आगे उसकी वैल्यूज गिवन है कि SG16 स्टाफ नंबर होगा, और असलम उसका लास्ट नेम होगा, और सैलरी उसकी 8500 होगी। तो यहाँ पे हमें देखें, बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज है ये, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बस थोड़े से रूल्स का हमें ख्याल रखना होगा। इंग्लिश लाइक है, हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या काम है। इसके बाद हम लोग अगर थर्ड क्वेरी की बात करें, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सिलेक्ट स्टाफ नंबर, लास्ट नेम एंड सैलरी। मुझे अब रिपोर्ट निकालनी है, मैंने डाटा को रीड करना है स्टाफ वाले टेबल में से, फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4000। हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये लगा रहे हैं, मुझे वो स्टाफ नंबर, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए उन लोगों की जिनकी सैलरी 4000 से ग्रेटर है। ये हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वन, राइटिंग कमांड्स एसक्यूएल। आप रिजर्व वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और कोशिश ये करनी है आपने, जब भी आप रिजर्व वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो उसको कैपिटल्स के अंदर लिखना है। डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए ये डेटा टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद नंबर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हमारे पास इंटीजर और न्यूमेरिक होती है। टेम्पोरल है, टाइम स्टैम्प और डेट टाइम को हैंडल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास बूलियन डाटा टाइप है, जो कि ट्रू फॉल्स 0 1 यस नो को हैंडल करती है। नेक्स्ट वन, एसक्यूएल कमांड्स कैसे लिखनी है आपने, जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आपने अपर केस के अंदर लिखना होता है, और जो यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको आपने लोअर केस में लिखना होता है। अगर आप यहाँ पे पहले वाली क्वेरीज देखें, यहाँ पे रिजर्व वर्ड क्रिएट टेबल varchar, ये तमाम रिजर्व वर्ड थे, और हमारे बनाए हुए जो वर्ड्स थे वो स्मॉल में लिखे गए हैं। स्टाफ, स्टाफ नंबर, लास्ट नेम, सैलरी, ये यूजर डिफाइंड वर्ड्स थे। सो रिजर्व वर्ड्स को इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये सारी चीजें जो है वो कैपिटल है, और जो स्मॉल में है वो तमाम यूजर डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद एक चीज और जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो न्यूमेरिक लिटरल्स है जिसके अंदर नंबर्स आएंगे उनको विदाउट कोटेशंस इस्तेमाल किया जाएगा, और जो नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स है उनको विद सिंगल कोटेशन इस्तेमाल किया जाएगा। आपने अपना नेम लिखना है, सिटी का नेम लिखना है, या कोई भी कैरेक्टर्स लिखने हैं या कोई स्ट्रिंग लिखनी है, आपको सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल करना होगा। ऑन द अदर हैंड जब आप न्यूमेरिक वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप विदाउट सिंगल कोटेशन उसको यूज। ओके, डिफाइनिंग डेटाबेस, डेटाबेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, डीडीएल, ये आगे हम लोग क्वेरीज को देखेंगे। अब फिलहाल हम लोग सिर्फ रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे, और आपको टास्क भी दूंगा मैं। ऑन द स्पॉट आप लोगों ने रिप्लाईज जो हैं वो करने होंगे मुझे क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। आपका जो काम है वो ये है, चैप्टर 6 की जो शुरू की ये 5-6 स्लाइड्स है हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनको आपने देख लेना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक्टिविटी रखेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग डीडीएल और डीएमएल को डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स के अंदर डीडीएल और डीएमएल पे फोकस ज्यादा किया जाता है, बाद में बीएसआईटी सिर्फ बीएसआईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ती है, जिसमें हम लोग डीसीएल और टीसीएल का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल फर्स्ट 2 टाइप्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये स्लाइड नंबर 6 को आप ओपन करेंगे, और इसमें से जो हम लोग ने एंड तक यहाँ तक जो चीजें पढ़ी हैं एक दफा उनको आपने रिकॉल कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग सारी चीजें लाइन अप करेंगे और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे एसक्यूएल से। ठीक है जी।